गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। मेरी वॉइस आ रही है रोशनी? रोशनी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? रिस्पॉन्स करें प्लीज। मेरी वॉइस क्लियर है आपको रोशनी जी? रोशनी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग मंजीत, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको मंजीत? जी सर, आ रही है। वॉइस क्लियर है? जी सर। ठीक है। आज एक्चुअली बारिश के कारण थोड़ा दिक्कत हो सकती है नेटवर्क में, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, हम ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं। टॉपिक शायद पहली क्लास है आपकी क्या? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। सर, गुड मॉर्निंग मोनिका, आपका आवाज आ रही है? यस सर। कैसी है सर तबीयत? ठीक है मोनिका, भी ठीक है। रोशनी, आपकी तरफ से दिक्कत है, सभी को आवाज आ रही है। चलिए फिर शुरू सर करते हैं। आवाज हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। रोशनी, आपकी तरफ से दिक्कत है, बाकी सभी को आ रही है वॉइस। चलिए हम शुरू करते हैं। आज ज्योग्राफी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका होगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी या फिर प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंजीत एंड मोनिका, आप बताइए आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। हाँ सर, आवाज तो आ रही है सर। रोशनी, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है कुछ? आवाज मेरी आ रही है उसको सभी एक को? बार बैक करके क्लास में आने के लिए बोलिए सर। रोशनी, आप रिफ्रेश कर लीजिए, एग्जिट करके फिर से लॉग इन करिए, ठीक है। सभी को बहुत बहुत, सबको एक मिनट। आप अंबिका आरती, आप बताइए आपको आवाज आ रही है क्या? आज थोड़ा इश्यू है नेटवर्क सर का। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। आरती एंड अंबिका, आपको आ रही है वॉइस? एक्चुअली कल बारिश हुई है तो जिस कारण से समस्या हो सकती है। तो आज हम ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं और ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, जिसमें हम ये जानेंगे कि आपकी जो पूरी पृथ्वी है, जितने भी भूखंड है, वो प्लेटों के माध्यम से मेंटल पर फैलते हैं। ये चीजें हमने पढ़ रखी है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा जो नए बच्चे उनके लिए। और किस तरह से ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या प्लेटें आपस में दूर जाती हैं, तो इनके कारण पृथ्वी पर क्या क्या चीजें घटित होती हैं, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या होगा? प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। गुड मॉर्निंग कोमल, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वॉइस आ रही है? एक लास्ट पर बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। जो भी नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको बता दूं कि ज्योग्राफी का सिलेबस काफी आगे हो गया है, काफी चीजें पढ़ ली हैं, पर जो हम टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं वो आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, मैं बेसिक से बताता हूँ, कभी भी जो चीज आपको पढ़ाई जाएगी वो एकदम बेसिक से फिर एडवांस की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जो नए विद्यार्थी वो भी सुन लें कि जैसे टॉपिक कवर होगा उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। बाकी आपको क्लास नोट्स बनाने हैं तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है, यदि आप बनाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अच्छी चीज होती है नोट्स बनाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम हमारा होगा, देखिए, महाद्वीपों महाद्वीपों तथा महासागरों का वितरण। महासागरों का
वितरण। ये हमारा आज का टॉपिक है और ये आपका प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। सवाल कैसे बनते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि ये जो महाद्वीप है इसका निर्माण कैसे हुआ। किसी का ही पूछ सकते हैं आपसे, चाहे एशिया होगा, अफ्रीका होगा, ये महाद्वीप कैसे बना, इस पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। या फिर जो आप द्वीप समूह देखते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया द्वीप है। जापान क्या एक द्वीप है। द्वीप क्या होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ये मान लीजिए कोई भूखंड है और चारों ओर क्या हो, पानी हो, तो इसे क्या बोलते हैं, आइलैंड या फिर द्वीप। तो इनका निर्माण कैसे होता है, इस प्रकार के सवालों का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए शुरू से मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि नए विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक विद्वान आते हैं, उनका नाम था आपका एल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था, एल्फ्रेड वेगनर। एक विद्वान थे एल्फ्रेड वेगनर नाम के। उन्होंने ये कहा कि आज वर्तमान में जो आप भूखंड देखते हैं, जितने महाद्वीप आप देखते हैं पूरे आपकी पृथ्वी पर, कितने महाद्वीप हैं, आप में से कोई बताएगा मुझे, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी अर्थ पर? ये तो बेसिक सवाल है, आंसर करिए सब। 7 वेरी गुड। 7 हाँ 7 है, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे। तो ये 7 जो कॉन्टिनेंट आज आप देखते हैं, एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये बहुत पहले के टाइम पर, आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले, और इससे भी पहले कह सकते हैं आप, काफी लाखों साल पहले आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, उस समय क्या था, ये सारे भूखंड, सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा कहना था एल्फ्रेड वेगनर का कि शुरू में जो आप देखते हैं वर्तमान में, ऐसी स्थिति नहीं थी। सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे और एक बड़ा सा भूखंड का निर्माण करते थे, जिसका नाम क्या था, नाम था आपका पेंजिया। पेंजिया एक बहुत बड़ा भूखंड था। उसके बाद जब ये टूटा तो इसी से क्या हुआ, इसी के भाग आपको वर्तमान में 7 महाद्वीपों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे क्या, एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, या आप ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर पहली जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन नए बच्चों के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये हम कवर कर चुके हैं क्लास में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब जैसा कि नाम है वैसा ही यहाँ पर आप अर्थ भी निकाल सकते हैं। विस्थापन होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई चीज अपनी जगह से आगे बढ़ेगी, हिलेगी डुलेगी। किसका विस्थापन होगा, महाद्वीपों का। यानी महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, महाद्वीप जो है चलते हैं। अब वो कैसे चलते हैं उसके बारे में एल्फ्रेड वेगनर ने बताया हुआ है। तो ये दिया किसने है, ये थ्योरी, ये सिद्धांत किसने दिया है, तो आप लिखेंगे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, एक विद्वान थे अल्फ्रेड वेगनर नाम के। उन्होंने एक थ्योरी या सिद्धांत दिया जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है, इस सिद्धांत के अनुसार ये क्या कहते हैं, एल्फ्रेड वेगनर जी ये कहते हैं कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी के शुरुआती समय में पृथ्वी पर सिर्फ 2 चीजें थी। ये मान लेते हैं पृथ्वी आपकी, क्योंकि पृथ्वी आपकी गोल नहीं है, सभी जानते हैं, ऊबड़ खाबड़ है। तो पृथ्वी पे आपकी 2 ही चीजें थी। कौन कौन सी थी, एक तो आपका एक बड़ा सा भूखंड था, एक बड़ा सा भूखंड था इस प्रकार से, और चारों ओर क्या था, जल था, चारों ओर पानी भरा हुआ था इस प्रकार से। तो पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय पर 2 ही चीजें मौजूद थी। उसमें क्या क्या थी, 2 चीजें, एक आपके ये भूखंड जो बीच में बनाया हुआ है, ठीक है, इसे को कहा गया है पेंजिया। इसे कहा गया कि ये पेंजिया भूखंड है, पेंजिया भूखंड। सवाल इस बार यूपीएससी में पूछा गया, इसी साल पूछा गया इसके बारे में। ठीक है, अभी आप सब सुनेंगे इसके बाद जो मैं और चीजें बताऊंगा, वहां से इसी साल 2025 में यूपीएससी में सवाल बना हुआ है, सेम टू सेम सवाल बना, ये चीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखिए, तो जो बीच का भूखंड है या कोई बड़ा सा भूखंड था, उसका नाम पेंजिया दिया गया इनके द्वारा कि वो पेंजिया नाम का भूखंड था। और जो जल था, ये जो समुद्र है चारों ओर इस भूखंड के, इसे नाम दिया गया था
पेंजिया, सॉरी पेंथलासा, पेंथलासा। ये क्या है? ये समुद्र है, ठीक है, पेंथलासा समुद्र। तो इस प्रकार से एल्फ्रेड वेगनर ये कहते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जब शुरुआती समय पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, पूरे पृथ्वी पर दो ही चीजें थी। एक था एक बड़ा सा भूखंड जिसका नाम था पेंजिया, और दूसरी चीज थी वहां पर जो समुद्र था आसपास, उसका नाम था पेंथलासा। इतनी बात समझ में आई अभी के लिए? यस और नो प्लीज बताइए। यस सर। जी सर। सभी को क्लियर? कोमल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो आपने देखा अभी बीच का भूखंड था, यहाँ पर हम अलग से बना लेते हैं, इसका नाम क्या दिया था? पेंजिया दिया था, पेंजिया। आगे चलकर क्या हुआ, लगभग 200 मिलियन साल पहले, आज से लेकर 200 मिलियन साल पहले, ये पेंजिया जो बड़ा सा भूखंड था, इसके दो टुकड़े हो गए। क्या हो गया? दो टुकड़ों में बट गया, दो टुकड़ों में ये बटा, ठीक है। अब उनके नाम क्या है जो टुकड़े हुए इसके, उसका नाम किस प्रकार से है वो देखते हैं। इसमें जो ऊपर का हिस्सा, इसके दो टुकड़े ऐसे हुए हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। जो ऊपर का हिस्सा था उसका नाम पड़ा लॉरेशिया, लॉरेशिया। और जो नीचे का भाग हुआ उसका नाम पड़ा गोंडवान, गोंडवान, ठीक है। तो यानी कि शुरुआत में एक बड़ा सा भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया, उसके बाद आगे चलकर समय में इसके दो टुकड़े होते हैं, ऊपर का हिस्सा लॉरेशिया कहलाता है और नीचे का गोंडवाना। अब इस बार यूपीएससी में सवाल क्या आया था कि गोंडवाना जो है हिस्सा वो किसका भाग है, गोंडवाना किसका भाग है? तो उसमें आंसर था आपका गोंडवाना पेंजिया का भाग है। एक मिनट रुकिएगा जरा। सॉरी, हाँ तो हम बात कर रहे थे जो पेंजिया था उसी का हिस्सा गोंडवाना लॉरेशिया। तो आपको याद रखना है यदि आपसे सवाल पूछा जाए आगे चलकर कि लॉरेशिया किसका भाग था, तो आप कहेंगे सर पेंजिया का भाग है। उसी प्रकार गोंडवाना भी पेंजिया का ही भाग था, आगे चलकर ये इससे अलग हुआ है। अब बात यह आती है कि लॉरेशिया और गोंडवाना में आगे फिर विभाजन होगा, फिर से ये टूटेंगे और इनमें से कई सारे देश निकल के आपको दिखाई देते हैं, या फिर हम कहें जो आपको 7 कॉन्टिनेंट दिखते हैं, 7 महाद्वीप, वो इन्हीं दो हिस्सों के भाग हैं। कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे लॉरेशिया को। जो आपका लॉरेशिया भाग था ये भी टूटेगा आगे चलकर, लॉरेशिया ये टूटता है और इसमें से कौन कौन से देश बनते हैं या कौन से कॉन्टिनेंट बनते हैं उसे हम नोट कर लेते हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। प्री में सवाल बनेगा आपसे कि उत्तरी अमेरिका किस भूखंड का भाग था, तो आप बताएंगे लॉरेशिया का, ठीक है। ये हो गया पहला कॉन्टिनेंट आपका उत्तरी अमेरिका। उसके बाद ग्रीनलैंड इसी का भाग था। आप लोगों ने मैप एटलस खरीदा नहीं खरीदा बताइए सभी लोग, क्या सबके पास एटलस है? यस और नो, एटलस है कि नहीं है? नो सर। नहीं सर। जिसके पास भी नहीं है वो खरीद लेना, ठीक है। बहुत जरूरी होता है एटलस, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको कुछ भी तो आपको वहां देखना पड़ेगा बार बार एटलस में। तो उत्तरी अमेरिका निकला इससे, ग्रीनलैंड का क्षेत्र निकलता है और यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया क्या है? इसमें आपका यूरोप का भाग है, यूरोप प्लस एशिया। एशिया में हमारा भारत है, आप सभी जानते हैं, एशिया, ठीक है। तो लॉरेशिया आगे टूटता है और इसमें से 3 आपको टुकड़े दिखाई पड़ेंगे, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। यूरेशिया में 2 चीजें होती हैं, यूरोप और एशिया, इसी को मिला के लिखा गया है यूरेशिया। क्लियर है सभी को? नोट कर लिया है? बताइए पूनम, कोमल, रोशनी, नोट कर लिया? जी सर।
अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नीचे का भाग है गोंडवाना, उसमें से जब विभाजन हुआ, जब उसके टुकड़े हुए, तो कौन कौन से हमें भूखंड या कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, तो उसे लिख लेते हैं। गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना का जो विभाजन हुआ, जब ये टूटा आगे चलकर, तो इससे हमें वर्तमान में जो दिखता है भूखंड वो है आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है। चौथा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है भारत, हमारा देश भारत। पांचवा आपका अरब, जहाँ पर आपकी मुस्लिम कंट्रीज सारी, अरब देश। मलेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए प्री में, सवाल ये बन जाए कि भारत किस भूखंड का भाग था, तो आपका आंसर क्या होगा? गोंडवाना। क्लियर है सभी को? समझ में आ गई ये बातें? बताइए रोशनी, पूनम, कोमल जी, जी सर। क्लियर है? नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े। तो बस आपको प्री के लिए यहाँ पर जो चीज याद रखनी है वो इतनी बात है कि हमारे लॉरेशिया का भाग कौन कौन से भूखंड है, और उसके बाद गोंडवाना में कौन कौन से हिस्से इस टूट कर अलग हुए थे। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लिखवा दिया है। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया हुआ है, जिसके अनुसार पूरी पृथ्वी पर दो चीजें थी शुरुआत में। एक बड़ा सा भूखंड था, लैंड मास था, जिसको हमने पेंजिया कहा, और दूसरा यहाँ पर एक समुद्र था बड़ा सा, जिसे पैंथर लासा कहा। उसके बाद क्या हुआ, आगे चले तो आगे फिर इसका समय के साथ आगे चले तो विभाजन हुआ इनका, फिर यह टूटा आपस में, दो टुकड़े होते हैं, ऊपर का भाग लॉरेशिया, नीचे का भाग गोंडवाना, जिसमें कि लॉरेशिया में वर्तमान में जो आपको कॉन्टिनेंट या क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं उसमें उत्तरी अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, यूरेशिया, इसमें यूरोप और एशिया आ जाते हैं। और जो गोंडवाना था, ये जब टूटा तो इसमें से ये सभी देश या सभी क्षेत्र आपको देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी हमने डिटेल में पहले डिस्कस कर रखी है, इसलिए मैंने जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर करा दिया है। बाकी इसका लेक्चर हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें ये समझना है यहाँ पर इसके बाद की जो थ्योरीज है वो शुरू करनी है हमको। ठीक है, अगली हमारी थ्योरी जो है, अगला सिद्धांत जो है वो है संवहनी धारा, संवहनी धारा सिद्धांत। अच्छा, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं की है? जैसे मंजित और आपने की होगी, कोमल आपने की है पिछली क्लास में मेरी, मतलब रिकॉर्डिंग वाली? सर मैंने बीच में 2-3 दिन छुट्टी करी थी मैंने सर। कोई बात नहीं। कोमल, पूनम एंड रोशनी, क्या आपने पिछली क्लास में मेरी की है कभी? नो सर। नहीं की है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको फिर बेसिस से बताता हूँ। देखिए, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है पढ़ने का, वो समझ लीजिए। ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं? इन सिद्धांतों से हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से जो वर्तमान में आप पर्वत देखते हैं, जो आप घाटियां देखते हैं, ठीक है, जो गड्ढे पृथ्वी पर हो रखे हैं, या पर्वत कैसे बने हैं, ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं, या भूकंप कैसे आता है, इन सभी बातों को जानने के लिए हमें आज जो हम पढ़ रहे हैं सिद्धांत वो काम आएंगे। इन सिद्धांतों को आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं। ये सभी चीजें जानने के लिए हमें इन सिद्धांतों को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमने पहली बात जो कवर की थी वो आपका था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें बस ये कहा गया था कि सभी आप जो कॉन्टिनेंट आप देखते हैं, जो महाद्वीप देखते हैं, वो पहले एक हुआ करते थे। ठीक है,
उसके बाद जो अगली थ्योरी हमारी है वो है संवहनी धारा। देखिए पहले थ्योरी जो आपने पढ़ी, जहाँ पर कहा गया कि ये जो महाद्वीप हैं ये विस्थापन कर रहे हैं, विस्थापन मतलब चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया वेगनर जी ने कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या इनको ढकेलता है या इनके पास कुछ शक्ति है भगवान की दी हुई, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, इनका विस्थापन आखिर कैसे होता है। तो इस बात की चर्चा हम करेंगे अब। हमारी जो दूसरी सिद्धांत है ये आपका संवहनीय धारा सिद्धांत। इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि इन महाद्वीपों में जो है गति कैसे होती है, इनका विस्थापन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। उद्देश्य महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों में गति का कारण। इतना भी नोट करिए, फिर आपको समझाता हूँ कि प्लेट क्या होती है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा, नए विद्यार्थियों ने। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। रोशनी, पूनम, कोमल, जब नोट हो जाए तो बता देना। नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। सर हो गया, सबका हो गया है? पूनम, कोमल, रोशनी, इसका हो गया। सुनील आप नोट कर रहे हैं? ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए अब ये प्लेट्स क्या होती है, यहाँ पर शब्द आया प्लेट। अब इस प्लेट को समझे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस थ्योरी में। देखिए जो हमारी पृथ्वी है उसके 3 परतें हैं। बनाते हैं पृथ्वी को अपने। हमारी जो पृथ्वी है इसकी 3 परतें, तो बाहर की परत हो गई, एक होती है अंदर की परत, और एक सबसे अंदर। इस प्रकार से जो है हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे बाहर जो होती है भूपर्पटी होती है, भूपर्पटी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है आपकी प्रवर या मेंटल, इसको हम बोल देते हैं मेंटल, बीच वाली को मेंटल या प्रवर। और सबसे बीच में है वो आपका कोर। तो इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो 3 भागों में बटी है, या इसको बांटा गया है अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इसकी कौन कौन से हिस्से हैं? भूपर्पटी सबसे ऊपर, बीच में प्रवर या मेंटल, और सबसे अंदर जाएंगे आप तो आपको कोर मिलेगा, पृथ्वी का केंद्र मिलेगा। अब हमें जो है भूपर्पटी पर ध्यान देना है कि भूपर्पटी पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अलग से हम लिखते हैं यहाँ पर भूपर्पटी, क्योंकि भूपर्पटी पर ही आप रहते हैं, सारी चीजें आप जो देखते हैं भूपर्पटी पर ही है, यानी कि पृथ्वी की सतह की बात हो रही है। इस भूपर्पटी पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो आपको यहाँ देखते हैं भूखंड, जमीन देखने को मिलती है, दूसरा हमें समुद्र देखने को मिलता है ना। यही 2 चीज तो है, इसके अलावा कुछ और देखते हैं क्या आप लोग बताइए? बस ये 2 चीजें होती हैं। भूपर्पटी सरफेस पर समुद्र देखेंगे या फिर भूखंड जिस पर रहते हैं, 2 चीजें होती हैं। इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बना है, पूरी भूपर्पटी का निर्माण होता है। किन दो से? भूखंड से और समुद्र से। फिर आगे चल के एक विद्वान आते हैं जिनका नाम था हैरी हेस। हैरी हेस ने ये बताया था कि जो भूपर्पटी है ये सतह जो है एकदम एक समान ऐसे नहीं है। मान लीजिए आपने सतह बना दी और कहा कि यही हमारी पृथ्वी की सतह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सतह है वो इस प्रकार से नहीं है कि बस चादर बिछा दी है या एक आपने कुछ बिछा दिया ऐसे कालीन वगैरह, वैसे एकदम लगातार हो। हमारे सरफेस है पृथ्वी का जो सतह है वो उस प्रकार नहीं है। तो किस प्रकार है सर? तो समझते हैं। जो आपकी भूपर्पटी है पूरा सरफेस है, जिसमें कि आपका समुद्र भी आएगा और भूखंड भी आएगा, वो बटा हुआ है प्लेटों में। जैसे आप प्लेट देखते हैं, प्लेट मतलब बॉक्स, एक तरह से कह सकते हैं बॉक्स की तरह, डिब्बों की तरह है, बॉक्स की तरह। इस प्रकार से ये बना हुआ है। इस प्रकार से कहीं लगातार आपको जो पृथ्वी की सतह है वो नहीं दिखाई देगी। जब आप देखेंगे ध्यान से, उसका अध्ययन करेंगे, तो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी जो है इस प्रकार से बनी हुई है, कई सारी डब्बों से, या हम कहें उसे प्लेट्स कहते हैं, ज्योग्राफी में प्लेट कहा गया इनको। क्या कहा गया है? प्लेट्स, प्लेट। इन प्लेटों के माध्यम से बना हुआ है। तो पूरी आपकी जो पृथ्वी की सतह है वो प्लेटों में, टुकड़ों में बटी हुई है। और इसके नीचे क्या है?
देखते हैं। तो भूपर्वत के नीचे क्या है, प्रवर है, मेंटल है, और इस मेंटल में पाया जाता है लावा या मैग्मा, जो कि बहुत ही गर्म होता है और तरल होता है। जब भूकंप आपका जो ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। वो इसी जगह से आता है, मेंटल से आता है, जो कि बहुत गर्म होता है और अर्ध तरल अवस्था में होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है उसको समझिए। तो हमने बात ये करी कि हमारा जो पूरी पृथ्वी का सतह है वो कई प्लेटों में इस प्रकार से बटा हुआ है। इसी में आपके क्या है, समुद्र भी है, और इसी में क्या है, आपके भूखंड भी है, ठीक है। जैसे बना देता हूँ आपको, मान लीजिए आपका ये आपका भूखंड हो गया, यहाँ पर कोई पर्वत हो गया इस प्रकार से, और इस प्रकार से यहाँ पर पानी भर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये समुद्र बन जाएगा। तो भूखंड भी दिखेगा आपको और समुद्र भी दिखेगा इन्हीं प्लेट्स के ऊपर। ये प्लेट क्या है, सतह है आपकी, इसी के ऊपर सब कुछ बना हुआ है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद इसके नीचे जो है हमारा जो अगली जो परत आती है पृथ्वी की, वो है मेंटल। मेंटल, ठीक है, क्योंकि पहले हो गई भूपर्वत, उसमें क्या है, प्लेट्स पाई जाएंगी। फिर आता है मेंटल। मेंटल में है गर्म एवं अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में मैग्मा। इसी मैग्मा को लावा कह देते हैं, लावा। तो मेंटल में गरम गरम एक अर्ध तरल पदार्थ है जो कि मैग्मा कहलाता है, लावा कहते हैं इसको। अब ये क्योंकि अर्ध तरल है, जैसे कि आपने स्पंज देखा होगा, कभी स्पंज का प्रयोग किया होगा, जैसे गाड़ियों में सीटों में स्पंज होता है ना, आप बैठेंगे तो दब जाती है चीज, लेकिन हट जाएंगे तो फिर से वो अपने स्वरूप में आ जाएगी। तो ये अर्ध तरल का मतलब यही है। जैसे आप जेली देखी होगी आपने, जेली लोग खाते हैं, टॉफी होती है जेली वाली, तो उसी प्रकार आपका जो मेंटल है उसमें जो पदार्थ है वो अर्ध तरल है, यानी कि उस पर जब भार रखेंगे तो वो दबेगा, लेकिन उसमें कुछ धसेगी नहीं, दब जाएगा। दबने से क्या होगा, नीचे से फिर से बल लगेगा तो फिर ऊपर उठेगा। इस प्रकार से क्या है, स्पंजी टाइप का है, अर्ध तरल है। तो होता क्या है, जो प्लेट्स हैं ये दबाव लगा रही हैं इसी मैग्मा पे। नीचे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है, ये सब मैग्मा भरा हुआ है। इन सभी प्लेटों का भार किस पे है, इस मैग्मा पर है। और ये जो मैग्मा है क्योंकि तरल स्वभाव का है, तो आप जानते हैं कि तरल चीजें चलती रहती हैं। एक जगह जैसे पानी छोड़ेंगे तो पानी रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, नदी का पानी तैरता रहता है। तो जो तरल चीजें होती हैं वो चलती रहती हैं लगातार। तो ये जो मैग्मा है ये आगे पीछे मूव करता रहता है, हिलता रहता है, चलता रहता है। जिस कारण से क्या होता है, क्योंकि प्लेट इसी के ऊपर बैठी हुई है। प्लेट किसके ऊपर है, इसी मैग्मा के ऊपर है। तो जब मैग्मा चलेगा, लावा चलेगा, तो स्वाभाविक सी बात सी है कि प्लेट भी चलेंगे। आप ऐसी समझिए कि ये आपका कोई नदी है, इसका जल का प्रवाह इस तरफ हो रहा है, जल इस तरह इसका बह रहा है, एरो की दिशा में जल इसका बह रहा है, और इसके ऊपर क्या एक नाव है, ठीक है। ये नाव बना दी हमने, तो नाव का बहाव भी किधर होगा, नाव किस तरफ जाएगी, आगे ही जाएगी। उसी प्रकार आप यहाँ समझिए, यहाँ मैग्मा है, पृथ्वी के बीच वाली परत में मैग्मा है, उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, तो मैग्मा चलेगा। मैग्मा के चलने से क्या होगा, प्लेट भी चलती हैं। समझ में आ गई ये बात, समझ में आया कॉन्सेप्ट सभी को, सुनील, जी सर। कोमल, यस सर। पूनम आपको। सुनील जी आप भी बताइए, आपने लेट ज्वाइन किया हुआ है, समझ में आ गया है कोमल जी आपको, ठीक है। तो कुल मिला के हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी पूरी जो पृथ्वी की सतह है वो प्लेटों के द्वारा निर्मित है। छोटे छोटे प्लेट बनी हुई है, इन्हीं के ऊपर आपको पर्वत, पठार, भूखंड दिखाई पड़ेंगे, इन्हीं के ऊपर समुद्र भी है, ठीक है। और ये सब किसके ऊपर है, सारी प्लेटें हमारी मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। तो मैग्मा जब चलेगा, क्योंकि वो अर्ध तरल है, उस कारण से हमारी प्लेट भी मूव करेंगी, वो भी चलेंगी। तो अभी तक आपने जो पहली थ्योरी पढ़ी, वहां पर एल्फ्रेड वेगनर ने बस इतना बताया था कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो विस्थापन करते हैं, उनमें गति होती है। लेकिन इसका कारण किसने बताया, तो कारण बताया है आपके दूसरे सिद्धांत ने, जिसे हम बोलते हैं संवहनी धारा सिद्धांत। क्लियर हो गया होगा सभी को, अब नोट करें आगे, चलिए नोट करते हैं। समझ में आ गया आप सभी को, बहुत अच्छी बात है। अब हम लिखेंगे, ठीक है। यह सिद्धांत
देखिए आपका ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है बहुत ही लॉजिकल है, बस आपको एक बार समझना है ध्यान लगा के, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जहाँ भी रटने की चीजें होगी तो हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे हम कि आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है, मैथ के द्वारा। चलिए, ये सिद्धांत आर्थर होम्स 1930 के आसपास का ये बात है, द्वारा, आर्थर होम्स है ना सर? हाँ आर्थर होम्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। अगली बात इसके बारे में, इस सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार मेंटल में संवहनी धाराएं रेडियोधर्मी तत्वों के कारण निर्मित होती है, ठीक है, इतना नोट करिए। इस सिद्धांत के अनुसार मंडल में संवहनी धाराएं रेडियोधर्मी तत्वों के कारण निर्मित होती हैं। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसमें आपको प्री में ये स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से संवहनीय धाराओं के बारे में क्या सत्य है, सही का चुनाव करें। तो उसमें एक स्टेटमेंट, एक कथन आपको ये देखने को मिल सकता है, और दूसरा आपको क्या बना के दे सकते हैं कि सिद्धांत दिया किसने, तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, आर्थर होम्स। क्या नाम है? आर्थर होम्स। क्या सभी का नोट हो गया है? जब हो जाए बता दीजिएगा। यस सर, हो गया। ठीक है। मोनिका, आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या इस बार का संडे को? दिलाई हूँ सर। ठीक है, कितने नंबर आए थे आपके? 95। 95? 95 तो विभूति का दिखा रहा था, मेरा 91। सर मेरे 90 थे। चलिए अच्छी बात है, पर गलती कहाँ कर रहे सर हैं आप? सर 6 गलत हो गए थे। वो मेरे से गलती ये हुई थी, जो आपने सेकंड क्वेश्चन डाला था ना, गंगा की सहायक नदियाँ, सर आपने उसमें लिखवाया था महानंदा, और मैंने लिख लिया था महानदी। तो सर अच्छा, उसमें थोड़ा सा मेरे को वो हो गया सर जी, वो मेरी गलती की वजह से हुआ था सर। ठीक है, और सर मेरा दूसरा इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट के चक्कर में हुआ है एक दो हाँ, गलत। वो मेरा भी सर, वो मेरा भी हुआ था गलत। तो मैंने सोचा कि उत्तर का पूछ रहे सर आपने, तो मैंने उसमें उसका लगा दिया, कैबेरियम कॉप का लगा दिया सर। बाद में याद आया कि वो तो ये और थोड़ा सा मैं जी 2-3 बजे जी आई सर सर। अपना वहाँ से अपने पेपर से, और थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया सर मेरा भी, तो इसी कारण इधर उधर दिमाग हो। सुनो मेरी बात, मैंने सवाल जानबूझ के लिए आपको ऐसे दिए थे कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। इससे ये पता चलता है कि आपकी जो है रिवीजन में कमी है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में तो आ जाती हैं चीजें, आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इंदिरा कोल है कि इंदिरा पॉइंट है, ये होता है। इसके लिए आप दिमाग में कुछ कहानी बनाए या कुछ ट्रिक बनाए, ठीक है। बाकी मैप से पढ़ाया गया था तो मैप का प्रयोग किया गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा कि फिर भी आपने काफी अच्छे नंबर है सभी के। तो अभी तक आपने क्या समझा, सुनिए ध्यान से। हमने ये समझा कि संवहनी धारा सिद्धांत का उद्देश्य ये है कि ये बताता है कि किस प्रकार से जो प्लेट हमारी हैं वो मेंटल के ऊपर प्रवाह करती हैं, मेंटल के ऊपर गति करती हैं, ठीक है। इसे दिया है आर्थर होम्स ने। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि मेंटल में संवहनी धाराएं रेडियोधर्मी तत्वों के कारण निर्मित होती हैं।
अब ये क्या चीज़ है उसको समझते हैं, ठीक है। हम बनाते हैं मेंटल। अब सीधे ये आपने समझ लिया सारी बातें प्लेट वगैरह की। अब हम बनाते हैं मेंटल। जैसा मैं बनाऊंगा वैसे ही आप सब बना लीजिएगा। इस प्रकार से ये आपका है मेंटल। और ऊपर जो हमने बनाया है ये प्लेट्स है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे सब प्लेट है। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तीसरी, ये चौथी, 4 प्लेट बनाई गई है। तो ऊपर का हिस्सा जो आपका क्या है, स्थल मंडल है, स्थल मंडल, जिसमें कि आपकी प्लेट्स बनी हुई हैं। अब ये समझना कि संवहनीय धारा जो है ये बनती कैसे है। आखिर मैग्मा है, समझ में आ गया कि मैग्मा के ऊपर सारे प्लेट्स हैं तो मैग्मा चलेगा तो आपकी ये प्लेट्स भी चलेंगी। लेकिन ये किस प्रकार चलती हैं इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपकी मैग्मा है किस प्रकार से चलता है, क्या एक ही दिशा में चलता है या फिर गोल गोल घुमाता है इन प्लेट्स को, या फिर नीचे की ओर जाएगा या फिर ऊपर की ओर जाएगा, उसको समझते हैं। जो मेंटल है यहाँ पर मैग्मा है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, इस मेंटल में कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये क्या होता है सर, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही जिनमें एक तरह से उसमें विस्फोट होता है, वो अपने आप पे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। उनमें अपने आप ऐसी रिएक्शन होती है जिससे वो खुद टूट जाते हैं और उसमें ऊर्जा निकलती है। तो मेंटल में क्या चीजें हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसमें क्या होता है, टूटते हैं, विखंडन होता है इनका, ये स्वतः ही विखंडित हो जाते हैं क्योंकि बहुत एक्टिव होते हैं ये। और इसमें से निकलती है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब सर इसमें से चुंबकीय ऊर्जा निकलती है, वही ना सर, जो नहीं जैसे नहीं मतलब कोई। नहीं नहीं, ये वैसी ऊर्जा की बात नहीं हो रही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे आप सुनते होंगे ना कि जैसे जब न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है, वो लगातार आगे मतलब उसमें विखंडित होता ही जाता है। उसमें जो है, अभी ये केमिस्ट्री की चीजें आपको शायद समझ में ना आए, हर चीज का एक एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो वो मास जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें विखंडन लगातार होता रहता है, जिस कारण से रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं इसमें अपने आप विखंडन होता है क्योंकि इनका भार जो है, इनका जो वेट है वो ज्यादा होता है। और जब ये टूटते हैं तो इनसे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा एक तरह से आप कह सकते हैं हीट एनर्जी, जो आप ताप बढ़ाने वाली ऊर्जा, जो तापमान को बढ़ा दे, ऐसी ऊर्जा निकलती है, ठीक है, ना कि चुंबकीय। क्लियर है, ये चीज हमने समझी कि क्या प्रभाव है रेडियोधर्मी पदार्थों का मेंटल में। अब यहाँ पर जो है पहले से ही मैग्मा है, मैग्मा क्या है, पहले से ही घूम रहा है चारों ओर। यहाँ पर क्या भरा हुआ, पूरे में मैग्मा भरा हुआ है। अभी हमने चर्चा की थी, गर्म पदार्थ है मैग्मा, ये पहले से ही मौजूद है। अब यहाँ पे रेडियोधर्मी विखंडन हुआ तो उससे गर्मी और बढ़ी, गर्मी और बढ़ने से इसका तापमान और बढ़ेगा। तापमान क्या होगा, मैग्मा का भी तापमान बढ़ेगा, यानी पूरे मेंटल का तापमान बढ़ता हुआ जाएगा। अब आपने कभी ध्यान दिया हो, यदि आप में से कोई चाय बनाना जानता हो, तो चाय जब उबलती है, देखा होगा आपने, तो जो नीचे का पानी है वो अभी गर्म होता है और ऊपर का ठंडा रहता है। तो जब नीचे का उबल के ऊपर पहुंच जाता है, इस प्रकार से ऊपर पहुंच गया, अब क्या होगा, जो ऊपर ठंडा पानी था वो नीचे आ जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी जो नीचे गर्म होता जाएगा, गर्म होके वो ऊपर चला जाएगा और जो ठंडा पानी ऊपर रहेगा वो नीचे की ओर आएगा। इस प्रकार क्या होगा, चक्र बनेगा ये। और इस प्रकार आपकी चाय उबल जाती है। क्या सही बात है, कभी आपने ध्यान दिया है, नहीं दिया इस प्रकार से? पूनम, कोमल, रोशनी, मंजित, कभी चाय बनाई है आपने? जी सर, रोज बनाती हूँ सर। जी रोज बनाते हो, तो आप कभी ध्यान जी दीजिए इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ, ये आपको जल्दी जी समझ में सर। आएगा। जो चाय सर ये उबलती भाप बन जाती है, जाता है। हाँ, भाप बन के ऊपर पहुंचता जाता है, और जी जो नहीं उबली होती है वो नीचे पहुंच जाती है क्योंकि अभी वो ठंडी है। और ठंडी चीज भारी होती है, गर्म होने पर
जो है वो चीज हल्की हो जाएगी, भाप बन के ऊपर पहुंचेगी, तो उस प्रकार से चक्र बन जाता है। सेम इसी प्रकार से आप इसी आइडिया को यहाँ लगाइए मेंटल में, कि मेंटल में भी क्या है, गर्मी बहुत है, तापमान ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी यहाँ पर एटम होंगे, जो भी ऊर्जा होगी, वो इसी प्रकार चक्र के रूप में चलती जाएगी। यानी जहाँ पर, क्योंकि देखिए गर्मी सभी जगह समान रूप से नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, कहीं पर नहीं है, पृथ्वी आपकी बहुत बड़ी है, तो सभी जगह समान तापमान नहीं होगा, तापमान में क्या होगा, अंतर होगा। पूरे मेंटल में क्या होगा, तापमान अलग अलग होगा, कि हो सकता है ये रेडियो धर्मी पदार्थ ना प्राप्त होते हैं, तो तापमान अलग अलग होगा सभी जगह पर। अब जब तापमान अलग अलग होता है, तो तापमान के अंतर से यहाँ पर चलती हैं संवहनीय धाराएं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर तापमान ज्यादा है, स्थिर का मतलब क्या है, ज्यादा है, ऊपर की ओर दिखा रहा है, ठीक है, ज्यादा है, और यहाँ पर तापमान कैसा है, कम है, नीचे की ओर मतलब कम है। तो जो तापमान ज्यादा है जहाँ पर, और जहाँ तापमान कम है, इससे क्या होगा, जो भी आसपास के पदार्थ हैं, तापमान ज्यादा होने के कारण वो भाप बन जाएंगे। अभी आपने खुद ही कहा था भाप बन जाते ऊपर जाते हैं, तो ये भाप बन के ऊपर जाएंगे, इस प्रकार से ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ऊपर गए तो वहां पर गर्मी कम हुई, गर्मी कम होने से क्या हुआ, फिर ये नीचे की ओर लौटेंगे, जहां पर तापमान कम था वहां पर ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा, जहाँ तापमान ये कम था, फिर बढ़ेंगे आगे ज्यादा की ओर, तापमान ज्यादा हुआ, फिर इस प्रकार यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया चलेगी कि तापमान ज्यादा मिला, फिर ये गर्म हुए, आगे बढ़े भाप बन के, फिर नीचे उतरे, यहाँ पर तापमान कम था, फिर नीचे आ गए, फिर तापमान ज्यादा होगा, तो फिर तापमान ज्यादा होने के कारण ये आगे बढ़ते जाएंगे भाप के रूप में। तो इस प्रकार एक चक्र बन जाएगा। एक चक्र के रूप में वहां पर क्या है, जो पदार्थ है वो घूमने लगेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको, बताइए यस और नो। सारे पदार्थ मंडल के एक चक्र बना के घूमने लगेंगे, समझ में आ गया। जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हमने जो यहाँ पर लिखा था, बस मैंने आपको समझाया है कि मेंटल में संवहनीय धाराएं रेडियोधर्मी तत्वों के कारण निर्मित होती हैं, इसी को मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए अब हमें जो नोट करना है उसे नोट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से रेडियोधर्मी पदार्थ यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनसे संवहनीय धाराएं चक्र बनाकर इस प्रकार से ये चलती हैं। अब प्रॉपर डायग्राम बना लेंगे इसका, जो आपको अपनी कॉपी में बना के रखना है। ये तो समझने की बात थी, यहाँ पर जो भी था समझने के लिए था। अब इसका प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे मेंटल का, और वो चक्र बनाएंगे, किस प्रकार चक्र चलेगा। देखिए फिर से बनाएंगे इसी प्रकार, सेम आप ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ये आपकी एक प्लेट हो जाएगी, ये दूसरी प्लेट हो जाएगी, इसको नीचे, इसको भी नीचे, इस प्रकार से, और ये आप यहाँ पर मिल जाएगी, ये नीचे, ये आपकी प्लेट हो गई है, यहाँ पर दूसरी प्लेट है, ये भी प्लेट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें चक्र बनाना है संबंधित धाराओं का, उसको समझिए कैसे बनाएंगे। एक धारा ऊपर की ओर बढ़ी, ऊपर बढ़ी, फिर ये दो भागों में बढ़ गई, एक इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ जाएगी, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हम समझा चुके हैं आपको कि तापमान में अंतर है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान है, इसीलिए। फिर ये नीचे आएंगी इस प्रकार से, और फिर से ये एक चक्र बना लेंगे, और सेम ये जो आपकी धारा इस प्रकार से ये भी आगे बढ़ेगी इस प्रकार, और नीचे, और ये भी इससे आके मिल जाएगी। तो उस प्रकार ये धाराएं चलती हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार सभी जगह आप बना लेंगे, ये भी इस प्रकार नीचे लेके ऐसे यहाँ पे, और इस तरफ भी आपकी कुछ धाराएं चलती हुई आपको दिखेंगी। अब आप ये बताइए, ये आपकी धारा इस तरफ चल रही है, ठीक है, पूर्व की ओर, और यहाँ पर आपकी चल रही है ये किस तरफ, पश्चिम की ओर। ये आपके पूर्व की ओर जा रही है और ये पश्चिम की ओर जा रही है। और हमने ये आपको समझाया कि इन्हीं धाराओं के ऊपर, यानी इन्हीं पदार्थों के ऊपर आपका क्या है, प्लेट्स मौजूद है। अब आप सिंपल सा आंसर बताइए कि ये जो प्लेट है, इसे ए नाम देता हूँ, ये प्लेट किस तरफ आगे बढ़ेगी, पूर्व में कि पश्चिम में, सोच के आंसर करना। ये प्लेट पूर्व की ओर बढ़ेगी या पश्चिम की ओर बढ़ेगी।
बहुत सोच के आंसर करिएगा। सर पूर्व की ओर। वेरी गुड, कोमल ने पहले आंसर किया, बहुत अच्छे से। बधाई सभी को, आप सभी को समझ में आ गया। ये टॉपिक बहुत ही टफ है, लेकिन आपको समझ में आया नहीं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं फोकस करके। वेरी गुड कोमल एंड मंजीत, सभी ने सही बताया है। अब देखिए, क्योंकि हमारा ये एरो दिखा रहा है कि पूर्व की ओर धाराएं जा रही हैं, तो जो हमारा प्लेट है, ए प्लेट है, ये भी पूर्व की ओर जाएगा। सेम उसी प्रकार से जो बी प्लेट है, ये पश्चिम की ओर जाएंगे। अब जब ये अलग अलग जाएंगी, पहले अब ये जुड़ी हुई यहाँ पर देखिए, अब ये प्लेट्स अलग अलग जाएंगी तो क्या होगा, ए प्लेट हम इसे बना लेते हैं इस प्रकार से, ए प्लेट थी और आपकी बी प्लेट थी। अभी यहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन धाराओं ने क्या किया, अलग अलग दिशा में चलाया, जिस कारण से अब इनके बीच में ये दरार पड़ गया। क्या पड़ गया, दरार, यानी ये अलग अलग हो गई हैं दोनों प्लेट्स। अब क्या होगा भाई, अब क्योंकि ये जो मैग्मा है, आखिर में है क्या चीज, जो धाराएं चलती हैं है क्या, ये तो मैग्मा ही है ना, धाराओं के रूप में चल रहा है, बस मैग्मा ही धाराओं के रूप में चलता है। अब ये मैग्मा को जगह मिल गई ऊपर निकलने की, क्योंकि यहाँ पर जगह हो गई, ये जो प्लेट से अलग अलग हो गई। अब नीचे से जो मैग्मा ऊपर बढ़ रहा था, वो आ जाएगा धरती के ऊपर सतह पर, और इसी को बोल देते हैं ज्वालामुखी, कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, ज्वालामुखी फटा है। तो ज्वालामुखी कब फटेगा, जब दो प्लेट्स आपस में दूर दूर हो जाए, अलग अलग दिशा में चली जाए, तो बीच में जो दरार पड़ेगी, इस दरार से मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा, और इसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी की क्रिया। तो ज्वालामुखी कब आएगा पृथ्वी पर, जब दो प्लेट्स विपरीत दिशा में आगे बढ़ेंगी, जब उल्टी दिशा में दो प्लेट चलेंगी, तब हमें ज्वालामुखी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। समझ में आया, क्या सभी को समझ में आई ये बात? जी सर। ठीक है, ये बना दिया होगा आप सभी ने। अब इसके बाद हम नोट करेंगे इसमें। चलिए नोट करते हैं। एक, इसमें आपको नोट करना है, महासागर नितल का मानचित्रण। अब ये क्या चीज है, अभी नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं समझाऊंगा विस्तार से। इसमें लिखिए पहला बिंदु, सोनार तकनीक से, सोनार तकनीक का इसमें प्रयोग करते हैं। दूसरी बिंदु, सागरीय नितल के विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि नितल समतल नहीं है। अभी समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है, अभी नोट कर लीजिए। नितल समतल नहीं है, यहाँ पर्वत पर्वत गहरी खाई आदि आदि मौजूद है। ठीक है, अब ये क्या चीज है समझते हैं। नोट कर लिया सभी ने, सभी का नोट हो गया ये? यस सर। जी सर। अब ठीक है, अब इसको समझिए क्या चीज है। देखिए, महासागर नितल का मतलब होता है, जो महासागर है उसका बेस। कोई भी चीज जो होती है उसका बेस होता है। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले बेसमेंट बनाते हैं, पिलर डालते हैं नीचे। जो आपका महासागर है, नीचे क्या है, कुछ ना कुछ बेस होगा भाई, तभी तो पानी टिकेगा। पानी हवा में तो नहीं रहता है, पानी के नीचे क्या है, कुछ उसकी सतह है, नितल है, जिसके ऊपर क्या है, पानी भरा हुआ है, और जो हमें समुद्र के रूप में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से ये नीचे क्या है, नीचे का भाग नितल कहलाता है, जिसे हम बेसमेंट भी कह सकते हैं, या इसका सिंपली तल कह सकते हैं।
तो यहाँ बात हो रही है कि महासागर का नेतृत्व जो है उसका मानचित्रण कैसे किया जाता है, यानी कि ये कैसे पता लगाएं कि जो महासागर का बेस है, क्योंकि वो बहुत नीचे है, बहुत गहराइयों में है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। जैसे कि भूखंड होता है जिस पर हम रहते हैं, वहां तो आपको चीजें आसानी से दिख जाएंगी कि पहाड़ बना हुआ है, पठार बना हुआ है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, घाटियां हैं, ये सब आपको दिख जाएगा। लेकिन समुद्र के अंदर आप देखना चाहते हैं तो हम कैसे पता करें कि वहां पर क्या क्या प्रकार के जो आकृतियां हैं वो मौजूद है। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है, तो सोनार तकनीक का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। कौन सी तकनीक का? सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें ये पता चला, जब हमने ये तकनीक का प्रयोग किया तो हमें ये जानकारी हुई, क्या जानकारी हुई, कि जो सागरीय नितल है, इनका जो नितल है, सागर के जो बेस है, वो समतल नहीं है, यानी एक समान नहीं है कि बस एक तरह से इस प्रकार से लाइन बना दो समतल हो जाए जमीन, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या चीजें हैं, वहां पर भी हमें पर्वत और गहरी खाई इत्यादि चीजें देखने को मिलती है। तो आपको अभी के लिए बस ये याद रखना है कि महासागर का नितल समतल नहीं है, उस पर भी पर्वत, पठार, गहरी खाइयां इत्यादि आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है सभी को? बताइए यस और नो। ओके सर, यस सर। जी सर। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को फिर एंड करते हैं, क्लास का समय हो गया है, आपकी अगली क्लास का समय शुरू होने वाला। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सर जो ये आपने अभी पॉइंट नेक्स्ट, ये जो सेकंड पॉइंट समझाया है सर, ये इसमें डिस्कवरी चैनल पे भी दिखाते हैं सर इसका? दिखाते हैं, हाँ। अभी तो आपको जी पढ़ा रहे हैं। जी चलो जी सर, क्लास मैंने एंड देखा है। करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो फिर क्लास को हम एंड करते हैं, आपका समय हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू एवरीवन। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। आप लोग जो है इसी ऐप में जो फोल्डर बना हुआ है, एक तो लेक्चर का, एक स्टडी मटेरियल का, वहां पर जाएंगे तो आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी वीडियोस की, साथ ही साथ आपको जो भी लिखवाया गया है उसके पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। सर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, फिर आप फिर से लॉगिन कर लीजिएगा।